तो दोस्तों हमने जो जेएनयू स्टूडेंट्स फॉर चेंज की तरफ से सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन के लिए जो फ्री क्लासेस स्टार्ट की थी। जैसा कि आप सबको पता होगा, ये 1 मई को हमारा ओरिएंटेशन क्लास था और 2 मई को प्लेटो एंड एरिस्टोटल से वी वर स्टार्टिंग एंड वी हैड टेकन द क्लास, बट ओरिजिनली दिस क्लास वाज टेकन बाय गीतिका, but unfortunately due to some technical error we could not basically upload that video on YouTube. Now I'm re-recording. My name is Sachin and I'm pursuing my masters from JNU in political science. And through this video we are going to discuss about Plato and Aristotle. Basically we are starting the Western political thought, and with Western political thought, uh, according to CUET, it's there are two major topic in ancient political thought, that is Plato and Aristotle. So before going on Plato and Aristotle, we just need to ponder about few points, why we start with this Greek thought, and the second is how deep we have to go into this, because CUET paper is objective type paper, level of undergrad, because the questions are on level of undergrad only, because it's a master's entrance exam. So basically the reason behind doing this Greek political thought has been ki the Western political dominance, particularly in the sphere of theory, thought, and the American idea of democracy and the Eurocentric thoughts, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, we think about the democracy in the Western conception, secularism in the Western conception. They all has a root in the Greek system. Though we don't know whether how true it was or not, but this was the region that the Western um, civilization had basically often talk about this, particularly in the modern age after the medieval times, जब से हम अमेरिकन डेमोक्रेसी और जिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड ऑल की बात करते हैं, तो एक आइडिया ये बार बार दिखाया जाता है कि हम ग्रीक जो डेमोक्रेसी है उसको वापस से ला रहे हैं, ग्रीक आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन ला रहे हैं. तो बेसिकली जो ग्रीक आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन और ग्रीक पॉलिटिकल थॉट क्या था, ये जानने के लिए प्लेटो एरिस्टोटल को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उनका आज भी बहुत रेलेवेंस है. एंड द सेकंड थिंग, इट्स डजंट मीन कि क्या उस टाइम पे इट वाज अराउंड 5th century BC, यानी बिफोर क्राइस्ट, 5वीं शताब्दी की बातें हैं. और ऐसा नहीं है कि उस वक्त सिर्फ ग्रीस में ही कुछ हो रहा था, बाकी दुनिया के देश, बाकी दुनिया की रीजन्स में भी काफ़ी उस टाइम पे तरक्की हो रही थी. लेकिन क्योंकि ग्रीस का एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन हम मानेंगे कि जो ग्रीक थिंकर्स थे उन्होंने जो कुछ भी बोला, मोस्टली वो या तो ओरल ट्रेडिशन से या रिटन ट्रेडिशन से, बेसिकली दे हैड दिस ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग बुक्स लाइक प्लेटो हैज रोट, एरिस्टोटल हैज रोट, एंड वी हैड सीन दैट्स पोएट, many poets and many other literary work that still survived from that period of Greece. And that's the reason कि हम ग्रीस को ज़्यादा पढ़ते हैं बजाय कि और सेकंड थिंग इज़ डेफिनेटली दिस यूरोसेंट्रिक कंसेप्शन की हमेशा हमको वो एक, बिकॉज जो पूरा ट्रेडिशन जो है पॉलिटिकल थॉट का, पॉलिटिकल थ्योरी का, वो किसी ना किसी तरीके से जो हम कहते हैं कि पहले ब्रिटिशर्स ने और यूरोसेंट्रिक रहा, फिर अमेरिकन्स ने उसको वो ऑक्यूपाई कर लिया, और नाउ वी हैड दिस सबल्टन स्टडीज एंड पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, जहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई 5वीं शताब्दी में तो हमारे यहाँ बुद्धा थे, ठीक है, वो आर ऑल्सो ऑलमोस्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक द गोल्डन मीन, जिसके बारे में एरिस्टोटल बात किए हैं. तो ये सब चीज़ें इंडिया में भी थी. तो ये आप दिमाग में रखिए कि ग्रीस थॉट पढ़ने का एक महत्वपूर्ण रीज़न ये भी है कि वो जो डोमिनेंस रही है उस ट्रेडिशन में, पॉलिटिकल थॉट में, उसकी वजह से भी पढ़ते हैं. एंड वी डोंट हाउ टू टेक, इवन यू वुड परस्यू मास्टर्स from JNU and you would go for PhD in all things, you would basically I would request कि आप लोग इस पे काम कर सकते हैं कि why we only starts from the Greek. Definitely we don't have to go कि नहीं हम ग्रीस को एकदम छोड़ देंगे, बट आई थिंक कि देर आर मैनी अदर ट्रेडिशंस जो भी इंडिया में भी थे. वी हैड बुद्धाज ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे इवन मैनी यूरोपियंस हैज टेकन द इंस्पिरेशन. People like Schopenhauer had wrote that ki how the Upanishad tradition has basically inspired him
to write many of his works. So now, rather than almost it's 5 minutes, I'm just narrating the story, why we talk about Greece and all things. But this fundamental question that we now have to take up is how to study Plato and Aristotle, because they were from a different context. So now to build up that context, it is the time of that 5th century BCE, and you just need to remember that at this time in the Greece, uh, we had Socrates. सो सोक्रेस इज बेसिकली विच हिंदी में जिसको हम ट्रांसलेट करते हैं सुकरात के रूप में। तो जो सुकरात या सोक्रेटिस थे, वो बेसिकली उस टाइम पे 5th सेंचुरी बीसी में एक इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा फिगर हुआ करते थे, जिन्होंने बेसिकली उस टाइम की जो परंपराएं थी, जो कि थी कि रिटोरिक्स पे ज़्यादा काम होता था उस टाइम के ऊपर। और अगर आपने कभी नाम सुना हो तो there were two major conflicts between the one side were the people who were the basically following the Socrates, which includes most of the youth. तो यूथ जो है वो सोक्रेटिस से बहुत ज़्यादा, सोक्रेट एक काइंड ऑफ ही वाज एक विद्वान जो हुआ करते थे, जो अपने डिफरेंट चीज़ों पे डिबेट किया करते थे। ठीक है, वो मतलब लोग अपने साथ स्टूडेंट्स को बैठा लेते थे, यूथ को बैठा लेते थे, एंड जब वो बात किया करते थे चीज़ों पे, एंड देन ये जो चीज़ थी, तो हिज ट्रेडिशन वाज अबाउट थिंकिंग रीजन। तो उन्होंने स्टार्ट किया कि सोचना बहुत ज़रूरी है और एक नॉलेज बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है, यूथ को अपने दिमाग पे ज़्यादा, आइडियाज़ पे ज़्यादा काम करना चाहिए। बट उसी टाइम पे जो डोमिनेंट उस टाइम पे जो थी, वो बजाय कि थिंकिंग ट्रेडिशन मोस्टली इन अ सेंस इट वाज अबाउट द मटेरियलिज्म। So most of the that Greece period was running around the material, and even the leadership was like, first there was democracy, the Greece democracy, and the Greek democracy, it was in definite before Socrates and at the time of Socrates. In this democracy, what the rhetoric had a different kind of value. So kind of rhetoric means how good you deliver the speech and all things. ठीक है, सो ये एक चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे हुआ करती थी, और इस चीज़ को काउंटर करने के लिए सोक्रेट्स, देन प्लेटो एंड फर्दर ऑन एरिस्टोटल, ये लोग लिखते हैं और एक अलग इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन इस्टेब्लिश करते हैं। सो कमिंग ऑन द प्लेटो जो हैं उनको हमको ध्यान में रखना, वी वुड डिवाइड दिस लेक्चर इन प्लेटो एंड एरिस्टोटल। प्लेटो में हम मोस्टली लाइफ एंड स्टोरी पढ़ेंगे, उनका क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ एडुकेशन पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि मिथ ऑफ मेटल्स के नाम पे भी जानी जाती है, एंड कम्युनिज्म पे उनके आइडियाज़ और उनकी आइडियल स्टेट विच इज़ नोन एज कलीपोलिस, एंड देन मेजर वर्क्स व्हाट ही रोट। सो प्लेटो बेसिकली, this is some introduction, you don't need to actually एकदम से मग अप दिस, जस्ट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको कि जो प्लेटो थे वो सोक्रेटिस के स्टूडेंट्स थे, यानी सुकरात के वो शिष्य थे, और वो टीचर थे एरिस्टोटल के, और उन्होंने एक बेसिकली एक अकेडमी नाम से ही उन्होंने एक अकेडमी खोली थी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिट कि जो आज हम जब अकेडमी बोलते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो जो कि ये अकेडमी है, फलां अकेडमी है, सो दिस नेम अकेडमी हैज़ कम फ्रॉम दैट ग्रीक ट्रेडिशन, एंड बेसिकली द फर्स्ट अकेडमी का जो पॉइंट हम देखते हैं, अकेडमी के नाम से जो खोला गया था, दैट इज द फाउंडर ऑफ द अकेडमी वाज प्लेटो। एंड नाउ कम ऑन हिज मेथडोलॉजी की हाउ ही रोट, हाउ ही थॉट, एंड हाउ ही रिप्रोड्यूस द इंटेलेक्चुअल वर्क। सो वो जो उनकी मेन मेथड है जिसके बारे में हम बात करते हैं, इट इज़ कॉल्ड डायलेक्टिक्स और लॉजिक दैट कम्स फ्रॉम सोक्रेटिस। सो डायलेक्टिक्स का मतलब, you would confront this concept of dialectics 2 times in your political science. Many times, the 2 major times, one is in the case of Plato, Plato and Socrates, and then second is this Hegel and Marx. So in the Socrates conception of Plato, this dialectics, वो क्या करते थे, सुकरात कभी किसी को डायरेक्ट बातें नहीं बताया करते थे। ऐसा नहीं कि मैं तुमको बताता हूँ सही क्या होता है। ही हैड ए वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्शन ऑफ डायलेक्टिक्स की, वो अपने शिष्यों को 2 भागों में बांट लेते थे कि कोई टॉपिक हमने उठाया किसी चीज़ के ऊपर, जैसे हम आज करते हैं वाद विवाद या डिबेट, तो उन्होंने उस चीज़ तरीके से इसको डायलेक्टिक्स नाम दिया कि एक होता है थीसिस,
कि मतलब किसी एक चीज़ को हमने रख दिया कि ये काम ऐसे होना चाहिए, या किस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशन फंक्शन करना चाहिए, इलेक्शन कैसे होने चाहिए, तो उसके ऊपर वन साइड ऑफ हिज जो डिसिपल्स थे वो उसके साथ में बात करेंगे, अदर साइड उसके खिलाफ में बात करेंगे, और फिर वो आपस में ही बात करके एक सिंथेसिस निकालेंगे। ये डायलैक्टिक्स है। तो बेसिकली डायलैक्टिक्स क्या करता है, आपको अल्टीमेट नॉलेज देता है, द नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम योर इनसाइड। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इट्स टू आइडियलिस्टिक कंसेप्शंस यू वुड कन्फ्रंट इन व्हेन यू वुड रीडिंग सोक्रेट्स एंड प्लेटो, बट प्लेटो पे हमको ज़्यादा फोकस करना। तो प्लेटो जो है बेसिकली ये एक चीज़ याद रखिएगा कि सोक्रेट्स ने कुछ लिखा नहीं अपनी लाइफ में, और इसी के लिए इसको हम सोक्रेट्स प्रॉब्लम भी बोलते हैं काफ़ी टाइम पे, कि जो सोक्रेट्स के बारे में जो भी है हमको ग्रीक राइटर से पता है, जैसे कि प्लेटो उनमें से एक मैन फिगर है, जीनोफोन है, तो मतलब डिफरेंट जो ग्रीक राइटर्स थे उन्होंने जो लिखा वही सोक्रेट्स के बारे में हमको पता है। सोक्रेट्स ने खुद कुछ नहीं लिखा। तो समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड कि डायलैक्टिक्स वाज गिवन बाय, तो मतलब where we found dialectics as a conception. I think this question has been came into the NET exam, but हाँ, तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन है कि किसकी राइटिंग में आपको डायलैक्टिक्स मिलेगा। तो डायलैक्टिक्स वैसे तो गिवन बाय दिस सोक्रेट्स, बट क्योंकि पहली बार हमारे सामने जो आता है ये प्लेटो के काम से आता है, क्योंकि जो भी सोक्रेट्स के बारे में हम जानते हैं मोस्टली प्लेटो और बाकी ग्रीक थिंकर्स के थ्रू जानते हैं। तो डायलैक्टिक्स पे मेनली हमारे पास इट्स थ्रू दी प्लेटो। एंड देन इन डायलैक्टिक्स इट्स अ काइंड ऑफ लॉजिक वेयर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिर कुछ सिंथेसिस निकल के आता है। दूसरा जो मेथडोलॉजी जो प्लेटो यूज करता है इट इज डिडक्टिव। सो मोस्टली जब आइडियलिस्टिक थिंकर्स होते हैं जो आइडियल्स के बारे में बात करते हैं कि दिस इज हाउ आवर ब्यूटीफुल वर्ल्ड शुड बी, ठीक है, तो उनका एक कंसेप्शन ऑफ गुड होता है। हम सब एक लाइफ चाहते हैं, गुड लाइफ चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, तो वो एक आइडियल जो हम थॉट बनाए हैं। तो मोस्टली क्या होता है वो हम डिडक्टिव उसको हम बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। ये कई बार पूछा जाता है कि प्लेटो वाज डिडक्टिव और सब, तो प्लेटो को हम वैसे तो किसी भी थिंकर को हम ऐसे एक स्ट्रीम में नहीं रख सकते हैं कि वो डिडक्टिव था, डायलैक्टिक था, वेदर, बट मोस्ट हम जब व्हेन वी आर looking at a bird's view, so we can count him as a deductive and Aristotle as an inductive. So basic difference between deductive and inductive is one who makes his ideal conclusion in his mind and then writes or then works upon it. So like Plato has an ideal state in his mind and then he was giving his theory to prove his that conclusion that this is my ideal state. Whereas in inductive, what we do in inductive theory, like Aristotle, what we do, we just start from scratch and we try to build up our theory. So we don't have pre-arrived conclusion in inductive theory. Like for example, in the Plato, there is this idea of philosopher king and all things, and then Plato give different theories to prove his philosopher king, like the theory of communism, theory of justice and all things to prove that philosopher king. So यहाँ पे he had already arrived on a conclusion कि philosopher king would be the ideal, and then he gives the theory. Whereas in concept of Aristotle does not directly say कि which is the ideal state. He just collect 158 constitutions and then goes into कि कौन सा सही कैसा सही, and then he arrived in conclusion. So this is the difference between deductive and inductive method. So this is basically the life and story of Plato, how he's right and all things. There is some important quotes from Socrates that you need to remember for exam. That's the one famous one is about I know one thing that nothing, so I know nothing. This is basic Socrates quote कि मुझे कुछ नहीं आता है, जो हम अक्सर कहा करते हैं जो सब जानते हैं वो यूजुअली अपने जानने पे घमंड नहीं करते और वो हमेशा सीखना चाहते हैं। तो ये हमको सोक्रेट्स से सीखना चाहिए कि बिकॉज द नॉलेज इज इनडेफिनेट एंड इनफाइनाइट, सो यू कैन बेसिकली वर्क अपॉन इट. So knowing nothing is the best thing. So this was a Socrates basic idea, and then he talk about virtue is knowledge and vice is ignorance. So sometimes we take it in other word also, the knowledge is virtue and ignorance is vice, which means vice is matlab bad thing or something very wrong, whereas the virtue is good thing. So knowledge है वो सबसे अच्छी चीज़ है according to Socrates. And the third thing is unexamined life is not worth living. The life that is unexamined, if you don't know how you are going about it, if you are not dialecting upon your life, whatever you are doing, if you are not thinking, and we usually think about this कि हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या मैंने क्या सही किया या गलत किया. So this is what dialectics, कि
you are giving pro and against version of whatever you have taken a stand. So now going into the further points, the first important argument of Plato that we need to remember is Plato basically Plato was basically very much influenced by life of Socrates. So basically, if you know, there was a war, Peloponnesian War between Athens and Sparta. So whatever I'm talking about, Greece, this is all happening in Athens. Athens is a city state, and city state was known as the polis. So polis was the word used for the city state, and it's not big states like India, or even the states like small state Delhi, in the area wise, Rajasthan and all things. Rajasthan is a big state, so these the Greek city states were not even of the size of Delhi. They were very small, but they were city states kind of. That's a city, and they would call it a state, and they would used to be very kind of independent, independent existence they used to have. So there was this war between two Greek city states. One was the Sparta. Sparta was ruled by a military aristocracy, whereas the other one was Athens. That was, I told you, it was basically a democracy. So in Peloponnesian War, about which a thinker called Thucydides, you would read it him again when you would read the realist historian IR. But basically, Thucydides has wrote about the Peloponnesian War, and where he describes ki how Peloponnesian War was happened, and eventually Athens lost the war. And Athens के हारने के बाद this had a great impact on Plato. Plato thought this defeat is not because the people of Athens are inferior to Spartan. It was because the rulers. And according to Plato, because Athens was a democracy and Sparta was a this military bureaucratic aristocracy, they had good discipline, they had their worldview, and they had superiority in the concept of ideas. Whereas in democracy, we are just talking, and talking, doing nothing. So this was the problem, and Plato said ki we had huge corruption, we have huge nepotism in democracy, and you can relate this. These things what Plato had said many years ago is still very much correct about the democracy. So that the kind of nepotism, corruption, this all were there, and because of this, he said ki I just don't like democracy, and from here he starts building up his arguments against the democracy. So after the Peloponnesian War, there is a tyrant, 30 tyrant who starts ruling. So there is a kind of oligarchy built up. ठीक है, और वो जो है ओलिगार्की, वो वहाँ पे राज करना स्टार्ट करती है. 30 टायरेंट होते हैं, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. प्लेटो वाज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम a relation. His Plato's one of the relative was one of the tyrant. So Plato was not very poor person or somebody coming from common masses of Athens. He was from a very influential family, but he wanted to develop some kind of ideas. So that's why he's given this conception against the democracy. But he was very even in that oligarchic system, he was very influential. And same is true about Aristotle also. Aristotle was also not coming from some humble background like the Marx. When you would read Marx, you would find out that Marx was coming from an humble background, and even Marx ran from country to country. But in the case of Plato and Aristotle, you would find out that Plato and Aristotle both were coming from noble families. So जो ये 30 टायरेंट आते हैं, तो उससे भी प्लेटो को दिक्कत होती है कि दिस 30 टायरेंट जो है वो पूरा कंसंट्रेट कर लिए पावर, एंड दे आर रूलिंग अकॉर्डिंग टू देयर और विम्स. सो दैट्स वाई ही कम ऑन दिस कंक्लूजन दैट दिस डेमोक्रेसी जो है वो इग्नोरेंस और एरोगेंस पैदा कर देता है. ठीक है, देर इज करप्शन एंड देर इज नेपोटिज्म. तो इस वजह से ही सेज कि वी डोंट नीड डेमोक्रेसी, and he became a critic of democracy. So you just need to remember this background and this idea कि nepotism and corruption are the key things because of whom he turned out against the democracy. So from here on he built up his own idea कि किस तरीके का हमारा ideal state and all thing होना चाहिए. But before going into his ideal state, he takes from his teacher Socrates the theory of knowledge. Socrates has given a theory of knowledge. You just need to remember. It's not I don't think it would come into your CUET exam, but you need to basically understand these concepts. ठीक है. So
the basic idea that theory of knowledge given by Socrates is we had seen one of his quote, like the virtue is knowledge. So whatever, let's take a small analogy. what Whatever we are doing in our life, it has some meaning. ठीक है, some uh, we are doing everything for something. Like why we are studying, we are studying for getting a good job. Why a good job? So we can get good money and live a happy life. ठीक है. So whatever we are doing in this life, this has some conception of virtue mostly and happiness. So in Greek society, happiness was very important at that time, and Socrates told ki we are all going for happiness. But happiness come from what? Happiness हमको कब मिलती है? Happiness through dialectics is come into this conception कि happiness we get when we do some excellent work in something. If you are a good thing, you want to pursue cricket or some sports or football or hockey, you want to excellent on that. If you are a good student, you want to excellent in your studies, and whatever. If you are a good um, orator or anything, you always want to excellent there. And this is only excellence which would drive you to the happiness. And for excellence, what you need? You need knowledge of that thing. So knowledge of music, knowledge of your studies, knowledge of anything, that would give you excellence, that would give you further go to the happiness. So this conception of theory of knowledge had inspired Plato to give his theory of ideas. So basically, however, जो सोक्रेट्स ने जो हमको थ्योरी ऑफ नॉलेज है, ये भी हमको थ्रू प्लेटो ही पता चल रहा है, क्योंकि सोक्रेट्स ने खुद को लिखा नहीं, लेकिन प्लेटो टोल्ड कि मेरे गुरु ने ऐसा थ्योरी ऑफ नॉलेज दिया था, इसमें उन्होंने बताया था कि जो कुछ भी है नॉलेज से ही मिलता है हमको, तो नॉलेज इज समथिंग दैट इज द सुप्रीम काइंड ऑफ वर्च्यू, और इग्नोरेंस है वो सबसे बड़ी समस्या है. इग्नोर नहीं होना इंसान को, नॉलेज हासिल करना है. एंड फ्रॉम हियर ही बिल्ड अप दिस थ्योरी ऑफ आइडियाज, जिसमें वो बात करता है डिवाइडेड लाइन के कंसेप्ट का. बेसिकली ही टेल्स कि जो भी सच है ना दुनिया में, सबसे बड़ा सच है वो आइडियाज है, और बाकी जिसको हम रियलिटी देख रहे हैं वो सच नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो वी आर लिविंग इन दिस मिथ ऑफ ट्रूथ. जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो तो आइडियाज है, वो तो हमारी सोल जानती है, हमारे अंदर है. जो बाहर की चीज़ों को हम देख रहे हैं, दे आर जस्ट क्रिएशन. एंड ही वॉज एन आइडियलिस्ट, और एन आइडियलिस्ट, एज एन आइडियलिस्ट हीज कंसेप्शन इज अबाउट आइडियाज के बाहर घूमता है. व्हेन यू वुड रीड एरिस्टोटल यू फाइंड आउट कि एरिस्टोटल वाज अ काइंड ऑफ pragmatic, but this person Plato was very much idealistic. And he said, and being idealistic is nothing wrong, because when you would think about something, then only you would able to basically work upon it. So sometimes we are taught कि idealist नहीं होना चाहिए, but criticizing idealism मतलब wholeheartedly would not give any result. We need to understand the idealism, what is the rationale behind the idealism. So Plato talks about this divided line. This conception of divided line, he talks about कि there's a two world. One is the visible world, other is the intelligible world. And you just not need to remember, go into depth. Just remember this thing कि प्लेटो ने कुछ थ्योरी ऑफ आइडियाज और जो थ्योरी ऑफ द अदर थिंग इज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जो थी, उसमें डिवाइडेड लाइन की बात की. और थ्योरी ऑफ आइडियाज क्लियरली रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स ऑल्सो. तो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या है, जिसमें क्या है ना, हम हमारे दिमाग में एक चीज़ सोचते हैं, कुछ एक आइडियल थिंग, एंड देन हमारे सामने कुछ होती है, लाइक अ ट्राइंगल. सो एक ट्राइंगल जो आपके दिमाग में होगा वो एकदम परफेक्ट होगा, बट कुड यू रिफ्लेक्ट द सेम व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग इट इन योर थ्रू योर पेन? यू कांट. कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ होगा, कुछ टेढ़ा हो जाएगा, कोई लाइन इक्वल ना होगा, समथिंग. सो दैट्स वाई दिस प्लेटो पर जो बोल रहे हैं कि जो दिमाग में है ना वो परफेक्ट है, तो गो अराउंड दैट. वो जो आइडिया है उसको तुम परफेक्ट मानो, उसके अनुसार चलो, बजाय कि रियलिटी के, क्योंकि रियलिटी में तो तुम परफेक्ट कर ही नहीं सकते चीज़ों को. So this is the conception of the theory of forms. Sometimes this question asks who had given this theory of forms and all things. And the concept of divided line, who had given the divided line concept. They seems very similar, and they जब सबको हम साथ में मिलाते हैं, they all combine together to form the theory of ideas. But you just need to remember small chunks information about this divided line, where it divides visible word and intelligible word. In the this forms theory of forms, it talks about the perfect idea that's in our mind and that what is in reality. And then there is gives a beautiful allegory of cave conception, where he talks about कि somebody had we are like, he said कि how
वॉट एवर वी आर लुकिंग एट इज़ नॉट वेरी रियल। वो एक थिंग, एक छोटा सा केव का जो मैंने यहाँ पे पिक्चर में समझाया, इफ़ यू वुड एबल टू सी, कि एक बंदे को आपने शुरू से ही किसी को, मतलब उसने बाहर का वर्ल्ड कभी देखा ही नहीं है, आपने गुफा में बंद करके उसको, यू हैड पुट हिम इन अ केव एंड उसको आपने टाइड विद सम रोप, and the person standing outside the cave, or the outside of the gate of the cave, he's taken something in his hand, and then there is a fire or some sun. This fire, or sometimes you would see sun here, so this fire or sun यहाँ पे है, उससे जो रियल चीज़ है, जो रियल जिसने बाहर वाले बंदे ने कुछ हाथ में पकड़ के खड़ा हुआ है, उसकी इमेज इज बिल्डिंग अप ऑन द वॉल ऑफ दिस केव, एंड दैट इमेज इज बेसिकली व्हाट द पर्सन जो रोप से टाइट है वो देख पा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू हिम रियलिटी ये नहीं है जो असली वस्तु बाहर है, वो यही सोचेगा कि जो छाया है ना, यही जो है जिसमें इसमें एक बर्ड का बनाया हुआ है, यही सब कुछ है। यू डोंट गो इनटू इन डेप्थ, जस्ट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्शन कि फॉर हिम और हर दिस इज द बेसिक आइडिया, कि उसको लगता है कि यही सच है। एंड मान लो किसी दिन ही वुड गो आउट ऑफ द this cave. For example, there are the two people. One is tied with the rope, the other one somehow escaped and went outside this cave. And he find out कि नहीं 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 नहीं, जो पक्षी हम देख रहे हैं, जो वो तो सिर्फ छाया है। वो दूसरे को आके मान लो बताता है कि दिस इज जस्ट अ शैडो, द रियलिटी इज समथिंग एल्स। तो डू यू थिंक कि दिस पर्सन वुड बिलीव who had never seen the reality? Because he was, from the day one, he is tied in the rope in that cave and he had seen just that shade only, so he would not believe. So this is what Plato says, ki because you don't able to see the reality, and the reality in the sense of ideas, the perfect reality that's in our ideas, that's why you're running around this material wealth and all things. material चीज़ों के पीछे तुम इसलिए भाग रहे हो क्योंकि तुमने परफेक्ट जो आइडिया है वो अभी तक देखा ही नहीं है। यू आर लिविंग इन allegory of cave. So you just need to remember these conceptions. Next is about the theory of justice or myth of metals. So now from the theory of ideas, because his ultimate conception is to make Athens great again, और Athens को great बनाने के लिए he gives this conception of ideal state. And for ideal state he gives दिस कंसेप्शन की स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, यानी जो इंडिविजुअल से मिलके ही तो स्टेट बनता है। सो ही सेज जो स्टेट है वो इंडिविजुअल रिट, WRIT, रिट लार्ज। तो वो जो इंडिविजुअल के अंदर जो है वही स्टेट में रिफ्लेक्ट होता है। तो पहले उसको क्या करता है वो, नाउ अंडरस्टैंड, उसने पहले स्टेट बता दिया कि वो कुछ फिलोसफर किंग और वो कुछ बनाना चाहता है आइडियल स्टेट, और उसके लिए अब नाउ ही इज गिविंग डिड्यूसिंग द थिंग्स, कि वो बोल रहा है कि अब जस्टिस की थ्योरी मैं दे देता हूँ इंडिविजुअल के लेवल पे। एंड हिज जस्टिस थ्योरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे जस्टिस इज अंडरस्टूड इन टूडेज कंसेप्शन। उनके लिए जो जस्टिस था वो इंडिविजुअल लेवल पे ही टॉक अबाउट इन द सेंस ऑफ वर्च्यूज। तो ही डिवाइडेड ह्यूमन वर्च्यूज इनटू द 4 forms. One is prudence, fortitude, temperance and justice. And he said कि एवरी जो ह्यूमन है वो उसकी सोल जो है वो अल्टीमेट है, जो आपको कुछ आइडिया देती है, और उसी से हमको बेस्ट स्टेट की थ्योरी मिलेगी। और जो हर एक ह्यूमन है उसकी जो सोल है उसमें कोई एक एलिमेंट जो है वो डोमिनेट करता है। ठीक है, सारे एलिमेंट डोमिनेट नहीं करते, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बनते हैं। कोई ऐसा नहीं कि एक बॉडी कंप्लीट एक सोल एक एलिमेंट की बनी हो। इफ मतलब हम कई बार देखते नहीं, कोई अच्छा है तो इट डजंट मीन कि ही इज कम्प्लीटली अच्छा। आपके लिए वो कितना भी अच्छा हो सकता है किसी के लिए वो बुरा हो। ठीक है, या कभी वो कुछ हरकत करते कि नहीं है बहुत अच्छा, बट इस छोटी सी चीज़ में उसने कुछ गलत काम कर दिया। तो दैट मीन्स प्लेटो बोला कि ये कुछ चीज़ें डोमिनेंट होती हैं और वो उसको 4 भागों में बांट देता है, 3 भागों में बांट देता है। वो जो मेटल है, पहला मेटल है गोल्ड। वो कहता है गोल्ड इज द मतलब प्योरेस्ट फॉर्म है, वो जिसमें डोमिनेट करता है, दे आर फिट टू रूल। और वो बोलता है कि ये वह होते हैं जो फिलोसफर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो फिलोसफर जो किंग है, ही गिव्स दिस conception in his writing that ki until the philosopher would become the king or the king would do the philosophy, you can't have good life. तो मतलब his conception was that कि philosopher या तो king बनाओ या king को philosophy सिखाओ। तो वो philosopher king का जब आइडिया देता है तो he gives this conception की जो मेटल जो गोल्ड की जो सोल है वो फिलोसफर में होती है, एंड दे आर द पर्सन विद द वर्च्यू ऑफ प्रूडेंस. So whenever the question about metals it is asked, he talk about 3 metals. Mostly it is gold,
then silver, and then bronze, or sometimes it's some other, the third is taken as some other metal also, but prominently there are the only three metals, that is the gold, silver, and bronze, or some bronze is taken as iron. But the gold is something that shows the prudence, like your wisdom. It shows your wisdom, your knowledge, and that is the with the philosopher king. Then the second is that auxiliary class, the people who are basically would गार्ड द सिटी स्टेट, जो सैनिक जो होंगे, ऑक्सिलरी क्लास होगी, उनका पास होगा सिल्वर, यानी दे आर वेरी क्रेजियस, सो द फोर्टिट्यूड इज देयर वर्च्यू. द थर्ड इज बेसिकली द प्रोड्यूसिंग क्लासेस, which includes the farmers, the traders, and all. They would have appetite as a dominance, and which means they need temperance as a virtue. तो वो टेम्परेंस मीन्स कि आपके जो मतलब, क्योंकि दिस प्रोड्यूसिंग क्लासेस हैज टू मच ऑफ क्रेविंग फॉर थिंग्स, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि दे रिमेन इन द टेम्परेंस. एंड द फोर्थ दैट बाइंड सोसाइटी टुगेदर, और प्लेटो के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ जस्टिस. सो ही सेज कि द फोर्थ वर्च्यू जो है वो जस्टिस है. और जस्टिस जो तीनों को है, प्रूडेंस, फोर्टिट्यूड, टेम्परेंस, और जो इनसे रिलाई जो करती है तीनों क्लासेस, दैट इज़ फिलोसोफर, ऑक्सिलरी, एंड प्रोड्यूसिंग, ये तीनों क्लासेस जो हैं उनको बाइंड टुगेदर करता है जस्टिस. एंड हाउ वुड दे बाइंड टुगेदर? तो जस्टिस के ही गिव्स थ्री फॉर्मुलेशन. You are not able to see on this screen because this is a very running notes I had made just to record this video. Just write it somewhere. The three basic conception is says कि justice के लिए justice is architectonic concept. यानी this is the basic concept of anything. This is architectonic. And ये सोसाइटी को बाइंड टुगेदर करता है. तो जस्टिस शुड ऑलवेज फॉलो द कंसेप्शन ऑफ वन पर्सन वन ड्यूटी. ठीक है, वन क्लास वन ड्यूटी. इफ यू आर कमिंग फ्रॉम प्रोड्यूसिंग क्लास, यू डोंट नॉट नीड, you need to follow your duty, you need to produce. If you are coming from auxiliary class, you need to safeguard the country, and if you a city state, and if you are coming from philosopher class, you need to govern with the best of your knowledge and wisdom. So justice की पहली हो गई one person one duty and following your basically duty. Second is non interference. You do not need to interfere into the things. आप एक दूसरे के क्लास के काम. So this is basically the three classes in which is divided. And this is sometimes criticized often. Even the people like Karl Popper, who is biggest critic of Plato, who writes Plato as the enemy of open society. He has wrote this book called Open Society and its Enemies. And उसमें वो तीन लोगों को अपना इस ओपन सोसाइटी का एनिमी बोलता है. वन इज़ डेफिनेटली प्लेटो, बिकॉज उन्होंने बहुत आइडियलिस्टिक बात की है, फिलोसफर किंग दिया है, और फिर ये क्लास सोसाइटी डिवीज़न किया है. क्योंकि हम तो आज क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं, लेकिन प्लेटो टॉक्स अबाउट दिस क्लास. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो. एंड टू आज के सेंस में तो दिस वुड बी रिडेंडेंट कि हम क्लास डिवाइजन बात करें, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. तो उन्होंने बताया कि एक तो नॉन इंटरफेरेंस नहीं करना है, एक दूसरा चीज़ हो गया कि ड्यूटी फॉलो करना है, और तीसरा चीज़ है कि जस्टिस को फॉलो करना है इन एज अ वर्च्यू. ठीक है, कि आप जस्ट रहेंगे, जो आपको ये ऊपर दो चीज़ें बताई गई हैं, यू वुड फॉलो देम करेक्टली and would abide by whatever your class requires you to. And from this justice theory, we would go into the theory of education. So theory of education is also just like justice very important. Plato says कि हमको अगर अच्छा गुड लाइफ चाहिए, गुड स्टेट चाहिए, तो हमको चाहिए कि हम एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छी दे. तो दिस इज़ वेरी रिवोल्यूशनरी आइडियाज़. और प्लेटो के इस आइडियाज़ को ऑफन जो रूसो जो हैं, रूसो हैज़ रोट समवेयर दैट कि प्लेटो का जो रिपब्लिक है द बेस्ट गाइड ऑन एजुकेशन. तो समटाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड कि वो हैड कॉल्ड द प्लेटोज रिपब्लिक एज द बेस्ट गाइड ऑन एजुकेशन. इट वाज रूसो. सो उन्होंने बताया कि जो प्लेटो जो बताया कि एजुकेशन का कितना रोल है, और प्लेटो वाज द नोविंगली द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ टॉक अबाउट स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन, जो कि आज भी नहीं है, बिकॉज वी आर लुकिंग एट द हाउ द थिंग्स आर गेटिंग प्राइवेटाइज्ड. इवन CUET में इतना कोचिंग्स फ्लरिश हो रही हैं एंड ऑल थिंग्स. तो बट प्लेटो सेड कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन होनी चाहिए. बट देन देयर वाज अ प्रॉब्लम. ही एडवोकेटेड एजुकेशन ओनली फॉर द गार्जियन क्लास, विच मीन्स ऑक्सिलरी. वेन एवर द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्जियन क्लास कम इन टू, गार्जियन क्लास का प्लेटो के अंदर मीनिंग है टू क्लासेस ऊपर वाली, फिलोसफर दैट इज रूलिंग क्लास, एंड ऑक्सिलरी जो गार्ड कर रहे हैं.
और उन्हीं के लिए उनकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म काम आती है, उन्हीं के लिए उनकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन काम आती है। हाउएवर थ्योरी ऑफ जस्टिस सब पे लागू होती है। ठीक है, तो एजुकेशनल प्लान आप एक बार थोड़ा सा देख के पढ़ लीजिएगा। आई जस्ट गिव यू कर्सरी व्यू कि वो 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड करते हैं। एलिमेंट्री होती है 6 से 20, फिर हाइयर होती है, फिर प्रैक्टिकल होती है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आपको ये ना कुछ कुछ बुक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल जाता है, बट आई वुड सजेस्ट कि कोई भी आप बुक फॉलो कर रहे हो उसे देखिए, क्योंकि इट्स वेरी आई डोंट थिंक कि इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि 3 कितने स्टेज में किस तरीके से डिवाइड है, एज शायद ना हो। हाँ, एक बार एग्जाम वाला पढ़ लेना कि कौन कौन से लेवल पे एग्जाम होती है। ठीक है, और एलिमेंट्री लेवल पे क्या पढ़ाया जाता था, और हायर लेवल पे क्या होता था, प्रैक्टिकल लेवल पे क्या होता था। प्रैक्टिकल बेसिकली फिलोसफर्स के लिए हुआ करती थी, हायर फिलोसफर और ऑक्सिलरी क्लासेस के लिए हुआ करते थे, और एलिमेंट्री में जो फेल हो जाते थे एट द लेवल ऑफ 20 उनको फिर क्या होता प्रोड्यूसिंग में भेजा दिया जाता था। तो ये बेसिकली 3 लेवल के स्टेज की एजुकेशन की उन्होंने बात की थी, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। और बेस्ट चीज़ थी कि उसकी एजुकेशन वाज वेरी इंटरडिसिप्लिनरी, कि स्टार्टिंग में हम आपको बेसिक नॉलेज सिखाएंगे, जैसे पोइट्री हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सब सिखाएंगे, थोड़ा बेसिक मैथ सिखाएंगे। ठीक है, देन यू वुड learn many other arts, literature and all things, तो you would these would things would come into। और फिर किस तरीके से 15 साल का जो आपको 35 to 50 आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, और वो 50 कर लेंगे उसके बाद ही कहीं आप फिलोसफर किंग बन पाएंगे। तो ये कई बार क्वेश्चन हुआ था कि फिलोसफर किंग किस एज में बनेंगे आप, तो जस्ट ये थोड़ा सा एक बार बेसिक चीज़ें आप जाके जो भी रिसोर्स आप फॉलो कर रहे हो उसे देख लीजिएगा। बेसिक आइडिया कि यू हैव टू गो थ्रू द conception of education, and I had listed these 5 points. You can pause this video and read them. Next is the theory of communism. So basically theory of communism जब भी दिमाग में आती है तो हमारे दिमाग में किसका नाम आता है? Definitely कार्ल मार्क्स का। But this is very interesting thing कि कार्ल मार्क्स से पहले प्लेटो was the person who talked about communism, and way before Marx. So but Plato's communism and Marxian communism is very different often. But the idea of communism, which means communism का मतलब होता है when you talk about something in a community ownership, you tells कि community को उसके ऊपर वो करना चाहिए। ठीक है, बट प्लेटोस के जो फॉर्म होती है उसमें कम्युनिज्म का आइडिया होता है अबोलिशन ऑफ समथिंग। बट अबोलिशन ऑफ व्हाट? ही सेज कि ये जो कम्युनिज्म है ये सिर्फ किस चीज़ पे लागू होगा, जो गार्जियन क्लास यानी ऑक्सिलरी और जो रूलिंग क्लास है। और 2 तरह के कम्युनिज्म की उसने बात की। कम्युनिज्म प्रॉपर्टी, वहाँ पे वो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो कॉमन होनी चाहिए, इस सेंस में कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो नहीं होनी चाहिए, इनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए गार्जियन क्लास की, फिलोसफर्स रूलिंग क्लास एंड ऑक्सिलरी के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम प्रॉपर्टी जो है वो आपको एरोगेंट बना देती है, और फैमिली जो है वो आपको इग्नोरेंट बना देती है। और फैमिली आपको इग्नोरेंट बना के क्या करती है? नेपोटिज्म को बढ़ावा देती है ना। और प्रॉपर्टी आपको एरोगेंट बना के करप्शन को बढ़ावा देती है। तो वो कहता है कि वाइफ्स भी कॉमन होनी चाहिए और प्रॉपर्टी जो है वो भी कॉमन होनी चाहिए। गार्जियंस कुड नॉट हैव देयर पर्सनल वाइफ, देयर पर्सनल प्रॉपर्टी, बिकॉज दिस गिव देम करप्शन, नेपोटिज्म, एंड दिस इज वेयर प्लेटो ऑफन क्रिटिसाइज्ड बाय हिज ओन स्टूडेंट, दैट इज एरिस्टोटल। ठीक है, we would see this when we would read the Aristotle, but for now you need to remember कि communism। but हाँ, कई बार difference पूछ लिया जाता है, तो difference between Marxian and this is the first thing is Marx does not talk about the communism of wives and family, and the second thing is Marx communism is is about abolishing the classes। ठीक है, so but Plato talks about establishing the classes, and even for Marx the conception of communism is basically applies for everyone in the society, but for Plato it's only applies to the above 2 classes and not for the producing class. And the next important distinction is that the Plato's conception of this communism is to benefit of the state or some higher good in that sense, but for Marx the idea of communism is to benefit the masses, the proletariat। ठीक है, कि जो प्रोड्यूसिंग क्लासेस इन अ सेंस जो वर्कर्स हैं उनको हेल्प होना चाहिए। बट इन अदर वे प्लेटोज कंसेप्शन ऑफ कम्युनिज्म अबाउट द स्टेट एंड ऑल थिंग्स, एंड इन अ वे इवन मार्क्स इज अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ स्टेट एंड टॉक अबाउट स्टेटलेस system and all।
That's what his communism is. So it's very different, but you need to just remember कि communism of property and vibes. Next is the Plato's ideal state, which is known as the Kallipolis. And in Kallipolis he talk about, तो एक ये याद रखिएगा कि जो प्लेटो है वो बहुत है ना, उसमें चेंज आते हैं शुरुआत से लेकर लास्ट तक. जो प्लेटो का सम ऑफ द अर्ली वर्क्स कॉल्ड रिपब्लिक, जिसमें उसकी फिलोसफर किंग की बात होती है. देन इन फाइंड आउट कि फिलोसफर किंग तो बहुत ही आइडियलिस्टिक हो गया है, तो देन ही राइट्स स्टेट्समैन, जिसमें वो मिक्स्ड स्टेट की बात करते हैं. एंड हिज लास्ट वर्क इवेंचुअली इज लॉज, जहाँ पे वो बात करते हैं एक्चुअल स्टेट, एक्चुअल जो हमारी जैसी स्टेट होती है इसमें लॉज होते हैं, लेकिन उसमें भी वो थोड़ा एलिमेंट ऑफ फिलोसफी किंग डालने के लिए एक नॉक्टूर्नल काउंसिल की बात करते हैं. सो इन द नॉक्टूर्नल काउंसिल इज बेसिकली नेम नॉक्टूर्नल काउंसिल आता है कि समटाइम्स दिस आस्क्ड नॉक्टूर्नल काउंसिल की बात कौन किया है, तो इट्स बेसिकली दीज आर सम एल्डर्स ऑफ द सोसाइटी जो सनराइज टू डाउन काइंड ऑफ, मतलब पूरे दिन बैठते हैं वो, ठीक है, राइज टू सेट सनसेट तक दे वुड सिट एंड दे वुड पॉन्डर अबाउट स्टेट के सिस्टम पे. तो वो एक ऐसी काउंसिल होगी. तो वो लॉज में इस काउंसिल की बात करते हैं. तो कुछ एलिमेंट्स, वैसे तो वो लॉज में बोलते हैं कि एक्चुअल स्टेट जिस तरह के काम करती है लॉज से ही काम होना चाहिए बजाय कि फिलोसफर किंग, बट दिस नॉक्टर्नल काउंसिल का आइडिया भी वो वहाँ दे देते हैं. But you need to remember this Kallipolis idea, because sometimes this asks the Kallipolis is the ideal state of womb. So you need to remember Plato. ठीक है, sometimes they confuse Socrates, Plato, Aristotle. You need to remember Plato. ठीक है. Then next, just remember कि his last book was Laws, where he talks about कि laws से भी काम चल सकता है, कानून के थ्रू भी हम कर सकते हैं. But basic जो laws वाला idea वो हमको एरिस्टोटल से ही मिलेगा, because Plato had said कि no law or no ordinance is mightier than the reason. So for Plato, and because he follows his guru Socrates बहुत ज़्यादा, तो ही सेज कि रीजन से ऊपर कोई लॉ नहीं हो सकता है. बट अल्टीमेटली ही टू चेंज हिज पोजिशन. ऑन द अदर हैंड एरिस्टोटल वुड टेल अस कि जो लॉज जो हैं वो इवन रीजन को भी मोर रीजनेबल बना देते हैं. जब भी रीजन अपनी जगह से हटने लगता है तो लॉज वुड टेल यू कि नो दिस इज द रीजन. तो हम देखेंगे कि एरिस्टोटल लॉज को प्रेफरेंस देते हैं, प्लेटो रीजन को देते हैं. बट हिज लास्ट वर्क प्लेटो टॉक्स अबाउट लॉज ऑल्सो. नाउ दिस आर मेजर वर्क्स ऑफ, बट मेजर वर्क्स में आपको कुछ कुछ याद रखने हैं. आई थिंक आई हैव मिस द नेम ऑफ सेवंथ लेटर हियर, प्लीज रिमेंबर सेवंथ लेटर ऑल्सो. और आपको बस याद रखना है कि अर्ली वर्क जो थे उसमें अपोलोजी था, और देन रिपब्लिक वी ऑल नो, स्टेट्समैन इज देयर, एंड देन इज द लॉज. सो प्लीज रिमेंबर कि दे डोंट आस्क at the CUET level, they would not ask you this chronology probably, but if they ask, just remember कि शुरुआती वर्क अपोलॉजी था एंड लॉज था लास्ट. तो इस तरीके से you would able to answer this question. You don't need to remember everything, वो पूछते भी नहीं, बट जस्ट रिमेंबर कि अपोलॉजी वाज वन ऑफ द स्टार्टिंग वर्क एंड लॉज वाज द लास्ट. ठीक है. एंड देन वी वुड कम इनटू द एरिस्टोटल. सो यहाँ पे प्लेटो हमारा हो जाता है ख़त्म. अब हम एरिस्टोटल पे आते हैं. एरिस्टोटल पे वी वुड फाइंड आउट, मैंने जो प्लेटो के साथ एरिस्टोटल पढ़ा दिया है मोस्टली, तो हम बस बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे और वी ट्राई टू बाइंड इट वेरी फास्ट, बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं CUET में इस पर. बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन दे आस्क, ऑफन वेरी स्मॉल क्वेश्चन. सो नाउ इन द एरिस्टोटल्स, basically Aristotle may would do an introduction on the philosophical foundation, justice, citizenship, revolution, state, and his major works. So he was basically, we need to remember, he was the basic the disciple of Plato. Like Plato was the disciple of Socrates, then this Aristotle is the disciple or shishya of Plato, and he basically done his early education with the academy of Plato. And after coming from Academy of Plato, he started his own academy called Lyceum. I wrote the name Lyceum. So Lyceum was the academy of Aristotle. An academy was of Plato. And he was not an Athenian, you have to remember. He was born in Stagira. So basically there would you find sometimes there are the different places name would come from different books. But this is a scholarly agreement on this conception that he was born in Stagira, which is not in Athens but a different city-states of Greece. But later on he came into the Athens, and then when he found कि Athens में कुछ और ही हो रहा है, then he went to the Macedonia and he became the teacher of Alexander the Great. ठीक है. And he even taught to the son of Alexander Great also, sons of Alexander Great. So this is how.
But we need to remember there is a stark difference also between the Plato and Aristotle. Though Aristotle was the student of Plato, but he was also the biggest critic of Aristotle. And we often need the both the diversities in both thought is something what the British poet Coleridge, if you know the, you don't need not to remember, but just you can write it somewhere for your further reference. कि Coleridge had said this कि in the this world people are either Platonic or Aristotelian because they both covers most of the political philosophy in the concept of the Western conception. ठीक है, whatever Plato has not taught, Aristotle tried to taught. ठीक है, so Plato is basically talking about the political idealism. Aristotle comes to political realism. It's not the crude realism, but it's political realism, where he talks about not the ideal state, but the best possible ideal state. Means कि हमको एकदम आइडियल स्टेट नहीं बनाए, जो बेस्ट पॉसिबल गुड स्टेट हो सकती है वो हम बनाएंगे. ठीक है, तो बेस्ट पॉसिबल स्टेट पे वो आते हैं. और ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर द सोक्रेट्स वाज द फादर ऑफ फिलोसफी, प्लेटो वाज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, एंड Aristotle was the father of political science. And this is very interesting. Aristotle was not just a father of political science, he was a father of many sciences. He was the even father of this botany, sometimes zoology, and he was the father of astrology and astronomy. Many things. He was basically, we can say कि बहुत ही ज़्यादा ही ऑलराउंडर एक मतलब नोबल ऑलराउंडर क्रिएचर ही वाज. नाउ कमिंग ऑन टू मेन पॉइंट, देयर आर सम कोट्स जो हमको थोड़ा बता सके एरिस्टोटल के बारे में. सो एरिस्टोटल सेड इंपॉर्टेंट कौन, व्हेन परफेक्टेड मैन इज द बेस्ट ऑफ एनिमल्स, बट व्हाइल सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस ही इज द वर्स्ट ऑफ ऑल. तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो परफेक्ट है ना तब तो मैन बेस्ट है, लेकिन वो जो लॉ और जस्टिस से अगर हम उसको सेपरेट कर देंगे तो वो वर्स्ट बन जाता है. तो इसलिए यहाँ से समझ में आ जाता है, और ये काइंड ऑफ क्रिटिक भी होता है प्लेटो का, बिकॉज प्लेटो इज सेइंग रीजन इज द बेस्ट, बट हियर इट सेज कि लॉ एंड जस्टिस आर द बेस्ट थिंग. And then he talk about the eudaimonia. Eudaimonia is the basic conception because Aristotle, one of the most important thing about Aristotle is Aristotle talk about ethics more, ज़्यादा, rather than talking about more of the ideas and the ideal, but he talk about ethics. What is the best possible? तो ethically क्या हम possible कर सकते हैं अच्छी चीज़ें, virtues के बारे में बहुत बात करते हैं, और उसी में eudaimonia का conception आता है, which is loosely basically sometimes it's translated into happiness, but on the more correct grounds it's something to take the human development and the human progress and all ideas. And then he gives his quote, state is prior to man, where he in a sense says कि state है वो man से prior है, which means कि state आदमी से भी ऊपर है, इंसान से भी ऊपर है, क्योंकि state जो है वो हमको perfect करती है. तो ये बहुत बार बोला जाता है कि ही सबॉर्डिनेट मैन टू द स्टेट, क्रिटिसिज्म भी होता है, बट अब जब हम देखेंगे तो ही वाज गिविंग दिस विद वेरी लॉजिक. सो क्रोनोलॉजिकली तो मैन पहले आता है, पहले इंसान आता है, फिर उसकी फैमिली बनती है, फिर विलेजेस बनते हैं, फिर कहीं जाके स्टेट बनता है. बट ही सेज अगर लॉजिकली देखेंगे तो स्टेट इज प्रेयर टू मैन, क्योंकि स्टेट तुमको परफेक्ट करती है, तुमको रिसोर्सेज देती है ना, ऑल थिंग. इज वन ऑफ द फर्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ जस्टिस. सो थ्योरी ऑफ जस्टिस of Aristotle is very different from of Plato, and even Plato की theory तो आज redundant हो गई because it talks about the class and all things which is not at all progressive in today's context. But about the Aristotle, his theory of justice, in some fragments we are still using that theory, and this is very relevant in today's time also. So for Aristotle, justice is a virtue, but it is more than virtue. It's a virtue in action, which means virtue in practice, in a sense that truth is a virtue, but truth has no meaning if you are not acting. So speaking truth is a justice, a just virtue. ठीक है, honesty is a virtue, but practicing honesty in your life is a just virtue, in a just honesty kind of thing. So जब virtue practice में आते हैं तभी वो justice है. He talks about two kind of justice. One is general justice. General like everybody should follow the good path and all thing, honest होना चाहिए, truthful होना चाहिए, all conceptions जो होते हैं वो general justice के conception. Then he talk about particular justice conception, distributive और corrective. जो particular conception है उसके कि किसी situation में किस तरीके से हमको act करना है, तो उसके ऊपर वो दो conception देता है. One is distributive, other one is corrective. corrective को कई बार retributive भी बोला जाता है. तो distributive की आपको डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करना है, प्रिविलेजेस एंड पनिशमेंट्स का सोसाइटी में,
सो दैट इक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है जिसको हम लीगल इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। एरिस्टोटल अपनी जस्टिस थ्योरी के अंदर इक्वलिटी का कंसेप्शन भी दे देते हैं, जो कि लीगल इक्वलिटी का कंसेप्शन है, ठीक है, जो आज भी लीगल इक्वलिटी में फॉलो होता है। वैसे सोशल जस्टिस और सोशल इक्वलिटी के कंसेप्शन में यू कैन नॉट फॉलो दिस आइडिया, बिकॉज वी हैव स्कोप ऑफ दिस अफर्मेटिव एक्शन एंड ऑल थिंग्स जरूरी है, बट इन द सेंस ऑफ हियर इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, ठीक है। यानी कि somebody is coming from द मास्टर क्लास, सो उसका जो उसको उस मास्टर क्लास के रूप में ही हमको ट्रीट करना है, ठीक है। एंड दिस डिफरेंस बिटवीन मास्टर एंड स्लेव यू वुड अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट स्लाइड। एंड देन करेक्टिव जस्टिस टॉक्स अबाउट अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको सुधारना है, जो कि आज हम जो हमारी जुडिशरी जिस तरीके से काम करता है कि कुछ गलत किया किसी ने तो दे वुड बेसिकली करेक्ट इट, दैट इज द करेक्टिव जस्टिस। वेयर देर इज नो बडी इज प्रिविलेज इन करेक्टिव जस्टिस, यू नीड टू रिमेंबर डिस्ट्रीब्यूटिव में यू हैव इक्वल्स टू इक्वली, बट इन द करेक्टिव ऑल आर इक्वल्स। द नेक्स्ट इज अबाउट थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी एंड सिटीजनशिप, जहाँ पे हम वो स्लेवरी और मास्टर वाला कंसेप्शन भी देख लेंगे। अब प्रॉपर्टी के ऊपर एरिस्टोटल अपने टीचर यानी प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हैं। ही सेज ही क्रिटिसाइजिंग द प्लेटो दैट की प्रॉपर्टी इज नॉट जस्ट अ सोर्स ऑफ करप्शन एंड ऑल, प्रॉपर्टी ऑल्सो गिव्स यू द individual capacity and individual motivation to work hard. So it is a psychological satisfaction of fulfilling the human instinct. ठीक है, this is what he says, and he says private property is very जरूरी। But on the other hand, Plato has said कि नहीं private property को हमको abolish कर देना चाहिए, communism establish कर देना चाहिए। And the second point where Aristotle criticizes Plato on the concept of family, where Plato talks about कि कम्युनिज्म ऑफ फैमिली होना चाहिए, वाइफ्स कॉमन होनी चाहिए, ऑल कॉन्सेप्ट फॉर गार्जियन क्लास। हियर ऑल्सो एरिस्टोटल सेज कि नो, फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स बाइंड यू इनटू अ यूनिट, और वो एक यूनिटी की फीलिंग देता है, एंड दैट वुड बी बेसिकली हेल्पफुल फॉर द स्टेट, ठीक है, बिकॉज ईच फैमिली combined together would make some villages and that villages would form the state, so they're binding force and families तो एक तरीके से। And then his idea on slavery, so on slavery he said slavery is not only natural, it is necessary as well, and this is where people often criticize Aristotle, and definitely it's very justified to criticize him because slavery के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, they had been very long battles जहाँ पे बहुत खून बहा है लोगों का स्लेवरी से लड़ने में, एंड देन ओनली द स्लेवरी हैज़ बीन अबोलिश्ड। सो द कॉन्सेप्शन ऑफ एरिस्टोटल का जो स्लेवरी का है दैट वाज वेरी कॉन्टेक्चुअल। उस टाइम पे जो ग्रीक सोसाइटी वहाँ स्लेवरी बहुत नॉर्मल हुआ करती थी, एंड बिकॉज एरिस्टोटल वाज नॉट कमिंग फ्रॉम सम हम्बल बैकग्राउंड और सम पुअर बैकग्राउंड, ही वाज कमिंग फ्रॉम वेरी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, तो फॉर हिम स्लेवरी वाज वेरी नेचुरल एंड जस्टिफाइड स्लेवरी ऑन डिफरेंट कंसेप्शन वेयर सेज की स्लेवरी की सम डेवलपमेंटल एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ हैं, कि स्लेवरी जो है वो एक एज एन इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्ट करता है आपको, डेवलपमेंट करता है, आपकी मास्टर के नीचे आप रहेंगे स्लेव तो आपकी डेवलपमेंट होगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा। और तीसरा कहता है कि मास्टर सोसाइटी स्टेट के लिए भी अच्छा है कि मास्टर जो है उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा स्टेट के लिए काम करने के लिए, तो ही गिव्स द थ्री डिफरेंट रैशनल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। मास्टर का टाइम बचेगा, स्लेव की डेवलपमेंट होगी, मास्टर के नीचे रहेगा, एंड ऑल थिंग ही कैन प्रोग्रेस एंड ऑल थिंग, दिस इज द आइडिया। एंड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप ऑल्सो हिज आइडियाज आर वेरी बीइंग क्रिटिसाइज्ड बहुत ज़्यादा। देयर आर द बिकॉज ही सेज कि 5 kind of categories could not be included into the concept of citizenship. They are women, children, old age people, slaves and metics. Metics are basically the foreigners, ठीक है, they cannot be included into the citizenship का framework, but according to him these people are not able to contribute to the development of the city state, ठीक है, तो उनको जो काम दिए गए हैं वीमेन को घर का ही काम करना चाहिए, they are subordinate to the men, और these ideas are very outdated, और we need to always remember that कि हम आज का किस सेंस में आज उन आइडियाज़ को पढ़ रहे हैं, तो वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर दिस आइडियाज कि दे वर इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड कैन नॉट बी जस्टिफाइड टुडे, बट दिस अगर एग्जाम में इफ़ यू कन्फ्रंट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू रिमेंबर कि 5 तरह के कैटेगरीज को उसने सिटीजनशिप के अपने फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दिया था। ऑन द थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन विच इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट,
Aristotle is often called status quoist because he was against any kind of this political instability. ठीक है. सो फॉर एरिस्टोटल एनी चेंज अगर किसी सिस्टम में होता है तो वो एक रिवॉल्यूशन है, छोटा हो या बड़ा चेंज. एंड वो कहता है कि रिवॉल्यूशन को हमको हर हालत में रोकना चाहिए और रोकने के लिए हमको कोजेस पता होना चाहिए. सो एरिस्टोटल टू स्टॉप द रिवॉल्यूशन हैपनिंग फ्रॉम हैपनिंग ही गिव्स टू कोजेस. वन इज जनरल कोज. जनरल कोज दो तरीके से हो सकते हैं. टू टाइप्स ऑफ जनरल कोजेस कुड हैपन ऑफ अ रिवॉल्यूशन. वन इज क्रेविंग फॉर इक्वलिटी कि एवरीवन इक्वल्स वांट्स इक्वलिटी, है ना. एंड सो एंड द सेकंड थिंग स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर जस्टिस. सो फॉर हिम द जस्टिस कंसेप्ट इज दैट कि इफ यू आर नॉट ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली यू आर बेसिकली गोइंग अगेंस्ट द जस्टिस. ठीक है. एंड ऑन द पर्टिकुलर कोजेस ही टॉक्स अबाउट द डिजायर फॉर गेन एंड प्रॉफिट. किसी का खुद को अपना अगर रूल इस्टेब्लिश करना है, ओनर प्रेस्टाइज सोवरेन पावर लेनी है, दिस ऑल दिस पर्सनल एंड ऑल थिंग्स which come under the particular causes. So he said ki we need to avoid the revolution. And then comes very important concept of theory of state or constitutions. In theory of state and constitution, we often says ki I talked about the methodology of Aristotle. So methodology of Aristotle basically taken as inductive, and somewhere it's also about the deductive because he talks about this concept of golden mean. Yani ki this is often talked about ki it has been taken from Buddha or somewhere because Buddha has talked about the Madhyam Marga, and Aristotle also says कि we do not need to be on extremes. Like हमको कुछ एकदम extremes में नहीं करना होता है, middle path पे हमको चलना होता है, वो बेस्ट है कि ना ज़्यादा खुशी ना ज़्यादा दुख. we need to remain stand still, बीच में. ठीक है. तो यही करते हुए he talk about this comparative study he has done, and he is also known as the father of comparative studies in political science because he compared 158 constitutions and proved that ki these are the he established this diagram कि किस तरीके से हमको स्टेट चाहिए, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बेटर है. सो बेसिकली एड आई टोल्ड यू बिफोर कि स्टेट इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू हिम, जो नेचुरली ग्रो करती है फैमिलीज से, विलेजेस से एंड ऑल. एंड ही सेज कि द फाउंडेशन ऑफ स्टेट इज फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिकेशन ऑफ पीपल. ठीक है, क्योंकि वो ह्यूमन बींग को परफेक्ट करता है, उनको फुलफिल करता है पोटेंशियल को. लेकिन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही डिवाइड्स दिस 6 बेसिक फ्रेमवर्क, जहाँ पे बात करता है कि मोनार्की होती है, टायरनी होती है, एरिस्टोक्रेसी होती है, ओलिगार्की होती है, पॉलिटी होती है और डेमोक्रेसी होती है. एंड ही सेज कि ही डिवाइड्स इनटू आई हैड सेंड दैट इन द टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, द टेलीग्राम ग्रुप इज इन डिस्क्रिप्शन. इट्स कॉल्ड फ्री जेन्यू. And I had sent that Venn diagram also कि how he talks about कि rule of few is better than the rule of one or rule of many. So he said कि जो monarchy है वो rule of one है, and tyranny rule of few है, and aristocracy है rule of many. So better क्या होगा, many और one से better है few, क्योंकि वो middle मार्ग है. तो वो कहता है वैसे ही says कि इसमें वो टायरनी वाला कंसेप्ट है. बट देन इज कौन ऑन टू ओलिगार्की, पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी. इससे ओलिगार्की में कम लोग राज करता है, पावर इज कंसंट्रेटेड इन वन सेंटर. ठीक है, ओलिगार्क सेंटर. डेमोक्रेसी में पावर वेंटेड टू मैनी पीपल. सो ही प्रिफेयर पॉलिटी कि पॉलिटी इज अ मिडल, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से फ्यू लोग आर हैंडलिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल. सो ही टॉक्स अबाउट दिस परवर्टेड फॉर्म and pure form. You can go through that telegram group may I had sent that, and you don't need to mug up these things very much. Just understand कि his based वैसे ही I had wrote, you can pause and read this small paragraph कि for him अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि which is his best or what is his ideal conception of state, it's polity. ठीक है, तो ही प्रिफेर मोनार्की. अगर बहुत ही नोबल सेंस में हो सकती थी तो वो मोनार्की कर लेते, बट फॉर हिम ही सेज कि नो, पॉलिटी इज बेसिक मोस्ट प्रैक्टिकल, और डेमोक्रेसी की बजाय भी वी शुड फॉलो द पॉलिटी. एंड पॉलिटी इज समथिंग दैट कि इट्स काइंड ऑफ एरिस्टोटल डेमोक्रेसी एक तरीके से, जहाँ पे लोग साथ आके बात कर रहे हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से एक गवर्नेंस हो रहा है. एंड देन ही टॉक्स अबाउट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स. So politics and ethics में he says he was the person who combined politics and ethics together. He says कि हमको politics और ethics को साथ लेके चलना है. This is his work Nicomachean Ethics, जिसमें वो बात करते हैं. I told about these things. You can just skip and read it. You can pause and read it. And now
his major works, the major notable works are Organon, Physics, Metaphysics, Nicomachean Ethics, Politics, Rhetoric, Poetics. Just chronology, I don't think they would ask, but you need to remember the name of few books like Metaphysics, Physics, Nicomachean Ethics is very important, and Politics, Rhetoric, and Poetics. That's all. Now there are the four question. You can pause and do this question. I think they are all coming from what I have taught to you in this video, and that's all from my side. And don't forget to take live classes every day from 5 to 7. ठीक है. Every day we are doing this classes from 5 to 7. Different instructor are taking the class. They're free. And the second thing is join our Telegram group. The link is in description. Plus you can also search into the name of Free JNU. Okay, bye. All the best for your exam. Thank you.